Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to have a proper discussion over MCQs of internal and external reconstruction. Dear students, before doing MCQ आपको हम कुछ explanations बता देना चाहते हैं जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल भी हो। तो बच्चों, जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन होता है व्हेन एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, जब वो अपने सिक कंडीशन पर होती है, इल कंडीशन पर होती है, यानी ख़राब होने की, ख़राब परफॉर्मेंस होते हैं और उनकी एसेट्स कम होती चली जाती है, लायबिलिटीज़ का बर्डन बढ़ता हुआ चला जाता है, ऐसी सिचुएशन में या तो कंपनी को हम लिक्विडेट कर दें, वाइंड अप कर दें, या उस कंपनी का हम किसी अन्य कंपनी के साथ अमलगमेशन कर दें, टेक ओवर कर दें, बिक जाएं। ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है। अब हम एक ऑब्जेक्टिव अपने मन में ये मान कर चलते हैं कि अगर कंपनी किसी भी हालत में बंद होती है या अमलगमेट होती है या मर्जर होती है या हम इसे टेक ओवर कर देते हैं किसी अन्य कंपनी के साथ में, तो सभी सिचुएशन में लॉस किसको होती है? हमारे शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को। यही हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटीज होते हैं और अगर लॉस भी होगी तो इन्हीं लोगों को होगी। तो क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे हमारी कंपनी भी ना बंद हो और हमारे शेयर होल्डर्स को जो लॉस बेयर करनी है वो आज अपनी ही कंपनी में एग्जिस्ट रहते हुए उन लॉसेज के लिए वो तैयार हो जाएं, डिवेंचर होल्डर्स तैयार हो जाएं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तैयार हो जाएं, क्रेडिटर्स अपने कुछ बर्डन को कम कर दें। इससे क्या होगा कि वो हमारी कंपनी भी चलती रहेगी और लायबिलिटीज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आया क्या? रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? जो शेयर्स हैं हमारे 100 रुपये के हैं, हो सकता है 100 रुपये वैल्यू ज़्यादा हो तो इसको हम कम वैल्यू पर कर दें और अपनी शेयर होल्डिंग्स को बढ़ा दें। तो दूसरा पॉइंट क्या आया? अल्टरेशन ऑफ शेयर्स, राइट, यानी रिडक्शन ऑफ शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ शेयर्स और शेयर होल्डर्स की राइट्स को इंक्रीज करना या शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डिंग कम या ज़्यादा करना अपनी सुविधा के आधार पर। जो बोरोइंग्स है उनसे रिक्वेस्ट करना, उसे भी रिड्यूस करना, और जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपर उसी सेम वैल्यू पर ले आना। ये सभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के। ठीक, तो रिकन्स्ट्रक्शन में हमें सबसे ज़्यादा यही देखना है कि हम किस तरह से एक ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे हमारी कंपनी भी चलती रहे और हमें अमलगमेशन, टेक ओवर, एब्जॉर्प्शन या लिक्विडेशन से हम बच भी जाएं। ठीक, तो आइए बच्चों हम एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। कुछ हमारे इसेंशियल एमसीक्यूज हमने निकाले हैं जो हो सकता है जो अभी आपको हमने डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है इसी के अंडर में सब कुछ आ जाए। ठीक, लेट अस प्रोसीड। नंबर फर्स्ट, कैपिटल रिडक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। देखो, कैपिटल रिडक्शन सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन में ही होता है और कहीं पर कैपिटल रिडक्शन नहीं होता। तो सेक्शन 66 याद रखें, ये आंसर होगा आपका ए। आंसर होगा कैपिटल रिडक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 66। तो अंडर सेक्शन 66 यानी आंसर आपका होना चाहिए ए। ठीक, नेक्स्ट देखें, एक्सेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू। अब देखें कैपिटल रिडक्शन क्या होता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ
द अमाउंट या लाइबिलिटीज फॉरगो बाय द क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या कौन सी अमाउंट होती है? कैपिटल रिडक्शन वो पार्ट होता है जिसे इक्विटी शेयर होल्डर ने या प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने या डिवेंचर्स ने या लाइबिलिटीज कोई भी हो, अगर वो छूट गई है या कम कर दी गई है तो इस टोटल अमाउंट को हम ऐड करते हैं जिसे कैपिटल रिडक्शन कहते हैं, राइट। अब इस अमाउंट से हम क्या करते हैं? अपनी लॉसेज को रिकवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लॉसेज को रिकवर करते हैं। लॉसेज कौन कौन सी हो सकती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी लॉसेज होंगी, या गत कई वर्षों की लॉसेज हैं, इनको हम माइनस करेंगे। गुडविल है और एसेट्स को रीवैल्यूएशन करने पर जो लॉसेज आई है, इन सबको हम राइट ऑफ कर देते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस आपके पास बचता है तो ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट होती है। तो कैपिटल प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, राइट। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सेस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी ऑप्शन सी होगा आपका, ऑप्शन सी। सिक्योरिटी प्रीमियम गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेस अमाउंट ओवर द फेस वैल्यू इफ रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो दैट वुड बी सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व्स को हम इंक्लूड करते हैं, और कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिजर्व्स को यानी कैपिटल प्रॉफिट्स को इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक्सपेंसेज और इनकम्स का जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखें, एक्स लिमिटेड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक। इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹20। अब क्या हुआ? 100 रुपये का पर शेयर है, यानी 1 लाख शेयर होगा, 100 रुपीज़ पर शेयर, 1 करोड़ रुपीज़ का, जिसको ये बता रहे हैं कि 20 रुपीज़ से रिड्यूस कर दिया गया। तो अब कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख इंटू 80 यानी 80 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई, राइट। रिमेनिंग अमाउंट 20 लाख रुपीज़ वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट क्या हुआ? जितना पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स ने फॉरगो किया है, यानी जितना उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। तो जो सेक्रीफाइस कर दिया वो अमाउंट क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन। तो अमाउंट है आपका 20 लाख, 20 रुपीज़ पर शेयर, 1 लाख शेयर पर 20 लाख रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट देखें, क्रेडिटर्स ऑफ ₹5 लाख डिसाइडेड टू फॉरगो 40% ऑफ इट क्लेम। अब देखें, जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो 5 लाख रुपीज़ के थे, 40% उन्होंने छोड़ दिया। तो 40% छोड़ दिया, वो क्या हो गया? क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर दिया गया, 40% छोड़ दिया गया, और 60% के अभी भी क्रेडिटर्स अवेलेबल हैं। और ये डिसाइड किया गया कि ही हैज़ बीन अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 3 लाख रुपीज़ का उनको शेयर दे दिया गया। बाकी 2 लाख रुपए उन्होंने अपनी क्लेम को छोड़ दिया है, तो कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो गई 2 लाख रुपए। अभी आपको हमने बताया था कि एनी अमाउंट दैट इज फॉरगॉन बाय द क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ले जाएंगे। तो कितने रुपए उसने फॉरगो कर दिया? 5 लाख का 40% यानी 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ उसने छोड़ दिया। ऑप्शन आपका होगा ए। नेक्स्ट देखें, इंक्रीज, कंसोलिडेशन और सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल और कंपनी ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्स। देखो बच्चों, अभी जस्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझाया है कि कैपिटल को सब डिवाइड करना, कैपिटल के पार्ट्स को अलग अलग करना या छोटे छोटे शेयर्स में बांट देना किसके अंडर में आता है? रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है। अब रिकंस्ट्रक्शन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हम शेयर्स को डिवाइड करते हैं, ये देखना है। तो
फर्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन में क्या होता है, जितनी लायबिलिटी या जितना क्लेम हमारे क्रेडिटर्स ने या हमारे शेयर होल्डर्स ने, डिबेंचर होल्डर्स ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने फॉरगो कर दिया यानी छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया वो कैपिटल रिडक्शन है। तो यहाँ पर छोड़ा तो नहीं ना, इसलिए कैपिटल रिडक्शन का ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, फिर इसके बाद कंप्रोमाइज एग्रीमेंट। ऐसा कोई एग्रीमेंट मैंने देखा ही नहीं, लॉ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं। तो कंप्रोमाइज एग्रीमेंट कोई भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं होता, इसलिए ये भी गलत आपका। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अब आप ऊपर पढ़े पहले, क्या शेयर होल्डर्स की राइट में चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। शेयर होल्डर्स की राइट में तब चेंज होता जब मैं उन्हें 10 रुपये का शेयर के बदले में 12 रुपये देता या 10 रुपये के शेयर के बदले में 8 रुपये देता, तब हमारे शेयर होल्डर्स की राइट में बदलाव होता। ठीक, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो बेटा जब और कोई बचा ही नहीं तो फोर्थ आंसर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अल्टरेशन हो रहा है। यहाँ जितने के शेयर होल्डर पहले थे उतने के ही शेयर होल्डर बने रहेंगे, बस केवल शेयर्स का नंबर बदल जाएगा या फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने 50,000 रुपीज़ के 5,000 शेयर ले रखे थे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो 5,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ यानी 50,000 रुपीज़ था। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितने का है? 50,000 का है, राइट। अब हमने क्या किया, इसी 50,000 में आपको 5,000 के बदले 10,000 शेयर दे दिए और 5 रुपये वाले कर दिया। पहले कितने का था? 10 रुपये वाला, तो आपके पास 5,000 इंटू 10 50,000 का था। अब क्या हुआ, 5 रुपये वाला शेयर बना दिया गया, तो अब होगा 10,000 शेयर 5 रुपये वाले 50,000 की। क्या आपकी राइट बदली? नहीं बदली। आपका अमाउंट कम हुआ? नहीं कम हुआ। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो गया? अल्टर हो गया, यानी शेयर्स जितने का पहले था अब उतने का ही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए, राइट। तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखें, इन केस ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है आपका, फिफ्थ वाला, केवल टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। कह रहा है इन केस ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल द नंबर ऑफ शेयर्स विल। तो अब आप देखिए, पहले क्या था, 10,000 शेयर था, 5,000 शेयर था 10 रुपये वाले, तो आपके पास 50,000 था। अब क्या हुआ, अल्टरेशन हो गया, अल्टरेशन होकर 10 रुपये से क्या हो गया, 5 रुपये हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हुआ, बढ़ गया। अब पहले 5,000 शेयर था 10 रुपये वाले 50,000 के, अब हो गए 10,000 शेयर 5 रुपये वाले 50,000 के, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इन केस ऑफ सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल द नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखें, व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, आपको बताया था इफ शेयर्स डिवेंचर्स आर फुली पेड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक विद द लीगल प्रोविजन ऑफ जनरल मीटिंग एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, विद द स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर जनरल मीटिंग में कंपनी के साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इसके बाद अपने जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स हैं, अगर वो पहले से फुली पेड हो चुके हैं तो उन्हें हम स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चों फिर से देखो, जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो क्या लिखते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल आपका बढ़ गया, कैपिटल आपकी मेंटेन हो गई और बैंक में पैसा आ गया, राइट। अब क्या होगा, यही कैपिटल स्टॉक में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इक्विटी शेयर को इक्विटी स्टॉक में, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस स्टॉक में और डिवेंचर्स को डिवेंचर स्टॉक में ट्रांसफ़र करना है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक, प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस स्टॉक, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर स्टॉक, राइट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट होगा, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे प्रेफरेंस का हो, चाहे डिवेंचर का हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है, तो 7 का बी इज अ करेक्ट आंसर
नेक्स्ट देखें, फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, देखो बच्चों पहले ही अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर वेरियस लॉसेज दैट आर एग्जिस्टेड इन योर बैलेंस शीट, वी हम क्या करते हैं, वी मेंटेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑल्सो, क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर देते हैं और जो अमाउंट आता है उसे कैपिटल रिडक्शन में रख लेते हैं, उसी कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट से हम लॉसेज को रिकवर करते हैं, क्या करते हैं, लॉसेज को ख़त्म करते हैं। तो जब कैपिटल रिडक्शन बनता है तो उस समय क्रेडिट होता है, यानी आप इक्विटी शेयर से निकाले पैसा तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस शेयर से निकाले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और डिवेंचर्स ने अगर कोई भी क्लेम अपना फार्गो कर दिया है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, फिर अगर क्रेडिटर्स ने अपना कोई भी पैसा फार्गो कर दिया है तो क्रेडिटर्स डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब कैपिटल रिडक्शन का टोटल अमाउंट बन जाता है, राइट, और उसी कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट से हम लॉसेज को रिकवर करेंगे। तो क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन वेरियस एसेट्स, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस विच अमाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, ठीक, कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। अब आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पर जा रहे हैं, वेरी गुड। कैपिटल रिडक्शन कहां पर है, ये बी आंसर, बी आंसर, बी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें 9 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मींस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का क्या मतलब होता है। अभी आपको हमने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि शेयर होल्डर्स की वैल्यूएशन करते हैं, शेयर्स की अल्टरेशन करते हैं, कैपिटल की रिडक्शन करते हैं, लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं, और जो एसेट्स की करंट वैल्यू है उसको करंट वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे जितनी भी लॉसेज होती है उन लॉसेज को हम कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक। अब आप देखें यहाँ क्या कह रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मींस वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, बिल्कुल सही है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये भी सही है, अल्टरेशन भी होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये भी होता है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ये पूरे हैं, तो आंसर क्या होगा, डी, यानी 9th का डी विल बी द करेक्ट आंसर। और बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आपका, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी, द बैलेंस ऑफ कैपिटल, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इसी का, लेकिन ऑप्शन यहाँ चेंज है, आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन को क्या करोगे, यानी कैपिटल रिडक्शन से जब हम लॉसेज को रिकवर कर लेते हैं उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो क्या होगा, तो ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है ना, कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिडक्शन क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्या करेंगे आप, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व is a part of capital profit is a part of capital reduction, तो कैपिटल एंड कैपिटल रिडक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व के अंदर कैपिटल रिडक्शन भी आएगा और प्रॉफिट ऑन एसेट्स भी आएगा, प्रॉफिट ऑन कैपिटल भी आएगा, ठीक, रिसीट्स ऑन कैपिटल आएगा, जैसे प्रीमियम है वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है, कैपिटल रिडक्शन वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। तो इन सभी जो कैपिटल से रिलेटेड यानी कि कैपिटल से रिलेटेड या एसेट्स से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो इनकम को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जनरल रिजर्व में या ऑल ऑफ द अबव में, और कहीं नहीं ट्रांसफ़र करते। ये आपका आंसर होगा डी, आपका आंसर होगा डी। तो 10th का सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर यू। डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे MCQs अगर अच्छे लगे हों और आपके बेसिस पर एग्जामिनेशन के लिए इसेंशियल भी हों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो
बेल आइकन को भी क्लिक करो, जिससे नेक्स्ट वीडियोज आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। एक बार नहीं, बार बार देखो, जिससे कि आप हमेशा याद रखें, एक एक क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझो। और एमसीक्यूज तो बदलते रहते हैं, एमसीक्यूज बदलते रहेंगे। अगर कंसेप्ट आपको याद रहा, जो मैं अब समझाने का प्रयास करता हूँ, वो अगर आपको याद रहा, तो आप विश्वास मानो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। थैंक यू। जय श्री राम।